ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ ही देर में एम्बुलेंस जहांगीर के घर पहुंच गई। कुछ वार्ड बॉयज और मेडिकल स्टाफ जिम्मी के कमरे में आए और जिम्मी को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने लगे। जिम्मी के माँ बाप भी उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस तक गए। जैसे ही हॉस्पिटल का स्टाफ जिम्मी को एम्बुलेंस में ले जाने लगा, जिम्मी के माँ बाप और जिम्मी की आया एक कार में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे जाने लगे। लगातार रो रही फातिमा को अचानक ही याद आया कि अनिका को उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया था। जहांगीर ने फातिमा को समझाते हुए कहा, इस वक्त उस लड़की को जाने दो। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ तो वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपी होगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर हमें पता है कि वह मल्होत्रा परिवार के साथ रहती है। रोती हुई फातिमा ने जहांगीर से कहा, यह सब कुछ उसी औरत की वजह से हुआ है। बस किसी तरह जिम्मी ठीक हो जाए, उसके बाद उस स्कूल में उसकी बच्ची का रहना और उसका दिल्ली में रहना मैं मुश्किल कर दूंगी। हॉस्पिटल पहुंचने पर एक नर्स ने जिम्मी को अटेंड कर रहे डॉक्टर से कहा, सर, हम जब बच्चे को लेने उसके घर गए थे तो ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशनल उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। उसने बताया कि उसे एक दवाई लेकर बच्चे के बुखार को कंट्रोल में ला दिया है और यह भी कहा है कि हॉस्पिटल पहुंचते ही इमीडिएटली बच्चे को लुम्बर पंक्चर की ट्रीटमेंट दी जाए। नर्स की यह बात सुनते ही डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, एक काम करो, सीटी स्कैन और ब्रेन MRI अभी होल्ड पर रखो। जब तक रिपोर्ट आएंगे तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। इसे इमीडिएटली लुम्बर पंक्चर ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। हम इसी वक्त इसे लुम्बर पंक्चर की ट्रीटमेंट देंगे। ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 4 या 5 घंटे की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए ऑपरेशन थिएटर से निकले। डॉक्टर को देखते ही रात भर ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठे जिम्मी के माँ बाप दौड़कर डॉक्टर के पास गए। जहांगीर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इज ही ऑल राइट? डॉक्टर ने जहांगीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, मुझे एक बात बताइए, इसे कौन सी टेबलेट दी गई थी इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पे? इस बात पर फातिमा ने रोते हुए जहांगीर से कहा, मैंने कहा था तुमसे, उसे किसी भी तरह दूर रखो जिम्मी से। मुझे पक्का यकीन है कि उस दवाई में जरूर उसने ऐसा कुछ मिलाया था जिससे हमारे जिम्मी की ऐसी हालत हो गई है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए फातिमा से कहा, अरे नहीं, मैं खुद हैरान हूँ कि जिम्मी का इतना हाई फीवर इतनी जल्दी कंट्रोल में कैसे आ गया। अगर उसका फीवर कंट्रोल में नहीं आया होता तो पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो जाता। डॉक्टर की इस बात का जवाब देते हुए फातिमा ने कहा, मगर जिम्मी की यह हालत भी उसी औरत की वजह से हुई है। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू टोना किया था मेरे बच्चे पर। अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके साथ यह सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने जहांगीर और फातिमा को पास वाली बेंच पर बिठाया और बड़े ही आराम से उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, आपके बेटे को एक्यूट मेनिंजाइटिस की बीमारी थी। ये बीमारी कभी अचानक नहीं होती। यूं कहो कि काफी अरसे से आपके बेटे के अंदर यह बीमारी थी। बस प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने के कारण इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। थैंक्स गॉड, जिसने भी जिम्मी की इनिशियल ट्रीटमेंट की थी उसने इस बात को नोटिस किया और हम तक पहुंचाई। ठीक वक्त पर अगर उससे लुम्बर पंक्चर की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती तो शायद अब तक हमने जिम्मी को खो दिया होता। मैं हैरान हूँ कि ऐसी कौन सी दवाई जिम्मी को दी गई थी कि हॉस्पिटल में आते आते जिम्मी की कंडीशन में इतना सुधार आ गया था। यूं कहो कि जिम्मी को जो इनिशियल ट्रीटमेंट मिली थी उसकी वजह से आज उसकी जान बच पाई है। मल्होत्रा हाउस। अगले दिन सुबह मल्होत्रा हाउस में अनिका रोज की तरह 12 बजे तक अपने बिस्तर पर सोई थी। वैसे भी पिछली रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अनिका रात को काफी देर से घर लौटी थी। तभी अचानक मल्होत्रा हाउस के मेन गेट पर जोर जोर से दरवाजा ठोकने की आवाजें आने लगी। इस आवाज से अनिका की आंखें खुल गई। अनिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि क्रिस अपने कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सीढ़ियां उतरकर मेन दरवाजा खोलने जा रहा था। दरवाजा ठोकने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर में बैठे लोगों को जैसे अर्थक्वेक के झटके महसूस होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोग मजबूती से
दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे। जैसे ही क्रिस ने दरवाजा खोला, सामने खड़े जहांगीर को देखकर वह चौंक गया। जहांगीर की हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी, उसका 7 फुट का कद और मस्कुलर बाइसेप्स देखकर वैसे ही कोई सीधा साधा इंसान डर जाता था। जहांगीर को इस तरह अपने घर में देखकर क्रिस के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगा था। शोर शराबे की वजह से अपने कमरे में नानी माँ भी बाहर आ गईं और क्रिस से पूछने लगी, आखिर क्या हो रहा है इस घर में? क्रिस ने अपनी आवाज दबाते हुए जहांगीर से कहा, भाई आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था कि मेरी फैमिली को इस झमेले से दूर रखिए। जो कुछ भी है वह मेरे और आपके बीच में है। प्लीज मेरे फैमिली को इसमें मत घसीटिए। जहांगीर ने अपना हाथ ऊपर करते हुए क्रिस को चुप रहने का इशारा किया। जहांगीर धीरे से मल्होत्रा हाउस के अंदर दाखिल हुआ और गौर से बंगले को चारों तरफ से देखने लगा। फिर धीमी आवाज में जहांगीर ने फिर से पूछा, अनिका गुलेरिया घर पर है? जहांगीर के मुंह से अनिका का नाम सुनते ही क्रिस ने जहांगीर से कहा, देखिए भाई, जाने दीजिए उसे। वो एक सीधी सादी लड़की है। अगर आपको किसी बात का बदला लेना है तो मुझसे लीजिए। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मगर उसे छोड़ दीजिए। क्रिस की यह बात सुनते ही अचानक जहांगीर की हंसी निकल गई। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए क्रिस से पूछा, सीधी सीधी लड़की? क्या तुम अपनी बहन को सीधी सादी समझते हो? जहांगीर के गुंडों ने जहांगीर को बताया था कि किस तरह एक अकेली लड़की ने 6-7 गुंडों को पीट पीट कर पछाड़ दिया था। तभी जहांगीर की नजर ऊपर खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका उबासी लेते हुए जहांगीर और उसके आदमियों को देख रही थी। धीरे से जहांगीर सीढ़ियां चढ़कर अनिका के पास जाने लगा। क्रिस ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जहांगीर के आदमियों ने क्रिस का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही जहांगीर अनिका के पास पहुंचा, जहांगीर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच। आपका एहसान मानने के लिए मेरे पास न तो शब्द बचे हैं। अनिका को के साथ जहांगीर को इस तरह का बात करते हुए देखकर क्रिस शॉक हो गया था। जो जहांगीर कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, आज अनिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। जहांगीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, आज अगर मेरा बेटा जिम्मी जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे और फातिमा को सब कुछ समझाया कि किस तरह पिछले कई महीनों से जिम्मी मेनिंजाइटिस की बीमारी का शिकार था, मगर वह ठीक तरह से अपने सिम्टम बता नहीं पाता था। अगर आप ना होती तो आज जिम्मी जिंदा नहीं होता। फातिमा खुद यहाँ आकर तुम्हारे पांव पकड़कर तुमसे माफी मांगना चाहती थी। तुमने उसे फोन करने की कोशिश की, मगर वह तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। फिलहाल वह जिम्मी के साथ हॉस्पिटल में है। जल्दी तुमसे मिलेगी और तुमसे माफी मांगेगी। अनिका ने राहत की सांस लेते हुए जहांगीर से कहा, चलो थैंक्स गॉड, जिम्मी इज सेफ। जब अनिका ने जहांगीर से यह कहा, आर्यन रिया की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बेडरूम से बाहर आया। आर्यन को देखते ही अनिका ने जहांगीर से कहा, मिस्टर जहांगीर, क्या आप स्कूल वालों से कहकर रिया का स्कूल सस्पेंशन हटा सकते हैं? इस बात पर बेहद शर्मिंदा महसूस करते हुए जहांगीर ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं मिस अनिका? मैंने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिया बेटा, आप बिना डरे स्कूल जाओ। मैं आगे से जिम्मी से कह दूंगा कि अगर स्कूल में आपको कोई परेशान करे तो मुझसे आकर कहे। मैं अच्छी तरह से उनकी खबर लूंगा। और मिस अनिका, आगे से रिया की स्कूल फीस भी मैं ही चुकाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे की जान के बदले यह तो कुछ भी नहीं, मगर वह क्या है ना, आजकल अंडरवर्ल्ड में भी बहुत मंदी चल रही है। जहांगीर ने जोक करके वातावरण हल्का करने की कोशिश की थी, मगर अनिका ने जहांगीर की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, देखिए जहांगीर जी, यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। कल रात में घर बहुत देर से लौटी थी, इसलिए अभी भी मेरी नींद बाकी है। यह कहकर अनिका अपने बेडरूम में चली गई। आर्यन अपना स्कूल बैग लेकर ड्राइवर के साथ स्कूल चला गया। अनिका का इस तरह का एटीट्यूड देखकर जहांगीर और क्रिस दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर जहांगीर नीचे खड़े क्रिस के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, देखो क्रिस, रेस ठीक 5 दिन बाद है और इतने कम नोटिस में रेस को पोस्टपोन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और तुम तो जानते ही हो, अगर तुम यह रेस हार गए तो तुम्हें 8 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। देखो, तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं कोशिश करता हूँ कि कार्तिक को किसी तरह
तुम्हारी जगह इस रेस में उतारने के लिए कन्विंस करूं। लेकिन इतना याद रखना, अगर कार्तिक नहीं माना और तुम यह रेस हार गए तो इन्वेस्टर्स को 8 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। तुम्हारी जान की सिक्योरिटी मैं देता हूँ। चाहे रेस का रिजल्ट जो भी हो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। यह कहकर जहांगीर मल्होत्रा हाउस से अपने आदमियों के साथ निकल गया। अभी भी क्रिस अपनी हैरानी से बाहर नहीं आया था। अपने बेडरूम में जाने से पहले क्रिस ने एक बार अनिका के बेडरूम की तरफ देखा। क्रिस को पता था कि उसकी कजिन बहन एक डॉक्टर थी, मगर वह यह नहीं जानता था कि वह इतनी स्किल्ड डॉक्टर थी कि वह किसी पेशेंट को इस तरह मौत के मुंह से बाहर निकाल सकती थी। क्रिस ने एक बार यह भी सोचा कि अगर अनिका जहांगीर के बेटे का इलाज कर सकती थी तो वह शायद उसके पैरों की एड़ी में लगी चोट का भी इलाज कर सकती थी। क्रिस अपनी बहन अनिका के साथ ट्रीटमेंट की बात करने के बारे में ही सोच रहा था कि उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका उसका ट्रीटमेंट कर भी सकती थी तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह 5 दिन में होने वाली रेस के पहले उसे ठीक कर सके। क्रिस ने सोचा कि वह रेस के बाद ही अनिका से अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेगा। अपने बेडरूम में जाते ही क्रिस होने वाली रेस के बारे में सोचने लगा। क्रिस के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो वह खुद इस हालत में रेस लड़े और हारने का रिस्क ले, या तो वह किसी तरह कार्तिक को कन्विंस करे कि वह उसकी जगह इस रेस में हिस्सा ले। मारवा हाउस में चिराग मेहता क्रिस की स्पोर्ट्स कार लेकर दाखिल हुआ। पहले से बाहर खड़ी रिया ने जब स्पोर्ट्स कार को देखा तो खुशी से रिया ने अपने हाथ हवा में उछाल दिए। जैसे ही कार रिया के सामने आकर रुकी, रिया ने बड़ी बड़ी आंखों से कार को अच्छी तरह से देखा। फिर अपने नन्हे से हाथ कार को लगाकर रिया कार के चारों तरफ घूमने लगी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नन्हे से बच्ची के सामने किसी ने चॉकलेट का पूरा पहाड़ रख दिया हो। कार के मशीन या ड्राइविंग टेक्निक्स के बारे में रिया कुछ नहीं जानती थी, मगर रिया ने जब से ललिता की कार देखी थी तब से रिया को बस वैसे ही कार अपने लिए चाहिए थी। बाहर उतरकर चिराग मेहता ने रिया से पूछा, आर्यन बेटा, कैसी लगी तुम्हें यह कार? रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, बहुत अच्छी है यार, मगर मुझे रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इसका कलर चेंज कर देंगे। इस बात पर मुस्कुराते हुए चिराग मेहता ने कहा, जरूर बेटा, तुम्हारा जो भी फेवरेट कलर हो वह मुझे बता दो, मैं इस कार को रिपेंट करवा दूंगा। चिराग मेहता ने सोचा था कि आर्यन शायद ब्लू या ब्लैक कलर पसंद करेगा, मगर चिराग मेहता हैरान रह गया जब नन्ही सी रिया ने कहा, एक काम करना, कल इसे पिंक कलर से पेंट करवा देना। पिंक कलर इज माय फेवरेट कलर। आर्यन की कलर चॉइस सुनकर चिराग मेहता हैरान रह गया। नन्ही सी रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए पास खड़े रोहित के पास गई और कहने लगी, यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच डैड फॉर दिस गिफ्ट। मुस्कुराकर रिया ने के सर पर रोहित ने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, इट इज जस्ट ए स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम योर फादर। चिराग मेहता ने रोहित के पास आकर कहा, सर, आर्यन बाबा चाहते हैं कि मैं इस कार को पिंक कलर से रिपेंट करवा दूं। क्या आपको लगता है कि इससे पहले कि चिराग मेहता अपनी बात पूरी कर सकता, रोहित ने चिराग मेहता की बात काटते हुए कहा, जो कहा है वह कर दो, इस कार को पिंक कलर से रिपेंट करवा दो। रोहित ने नन्ही रिया को अपने हाथों में उठा लिया। रिया के चेहरे की मुस्कान देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे आज रोहित ने दुनिया में सबसे अच्छी डील साइन की थी। रोहित रिया को लेकर अंदर जाने लगा। कंफ्यूज चिराग मेहता अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कार को देखने लगा। रिया खुद नहीं जानती थी कि ये कार क्रिस की है, लेकिन रिया को क्रिस मामा की कार की याद आई जो बिल्कुल रिया की कार जैसी दिखती थी। और नन्ही सी रिया ने धीमी आवाज में रोहित के कानों में कहा, क्या क्रिस मामा को कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है? डैड, आप क्रिस मामा की हेल्प जरूर करना। वह बाहर से रफ एंड टफ दिखते हैं, मगर अंदर से बहुत सॉफ्ट और अच्छे हैं। अपनी बेटी की पीठ थपथपाते हुए चिराग मेहता से रोहित ने कहा, अभी जो कार रेसिंग होने वाली है उसकी 2 टिकट मंगवा देना। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही रिया ने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड। जिम्मी को हॉस्पिटल से घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। जिम्मी अभी भी स्कूल नहीं आया था।
जब आर्यन स्कूल पहुंचा तो बाकी बच्चे आर्यन के लिए बेहद टेंशन में थे। बच्चे अभी भी उस टाइगर के बारे में बात कर रहे थे जो जिम्मी के घर पर था। बच्चों को यह डर था कि जिम्मी के पेरेंट्स रिया को उस टाइगर के सामने फेंक देंगे और टाइगर रिया को खा जाएगा। बच्चे के मन में रिया के लिए बेहद प्यार देखकर आर्यन को अपनी बहन पर प्राउड फील हो रहा था। वो किसी तरह बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है और वो लोग जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होने वाला था। तभी आर्यन की नजर नन्ही सी पिंकी पर पड़ी। पिंकी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे रिया को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी। टाइगर वाली बात पिंकी को अंदर ही अंदर बहुत डरा रही थी। आर्यन ने पिंकी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पिंकी तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो गया है। टाइगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी मम्मी और टाइगर फ्रेंड हो गए हैं। यह बात सुनते ही बाकी बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगे। सारे बच्चे जब खामोशी से आर्यन को देख रहे थे तभी अचानक क्लास के अंदर सीनियर क्लास के कुछ बच्चे आ गए। उनमें से सबसे लंबे बच्चे ने आर्यन के आसपास खड़े बच्चों को पीछे धकेलते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम ही रिया हो जिसने जिम्मी का मजाक उड़ाया था? हैरान आर्यन अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपनी हाइट से लगभग दुगुनी हाइट की उस लड़की को देखकर कहने लगा, नहीं, मैंने जिम्मी का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने तो उससे बस इससे पहले कि आर्यन बात पूरी करता उस लड़के ने आर्यन का पीठ थपथपा कर कहा, वेल डन लिटिल गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी वजह से वह जिम्मी इतना डर गया कि वह यही सबके सामने छोटी बच्ची की तरह रोने लगा था और तो और उसे हॉस्पिटलाइज्ड भी करना पड़ा। उस लड़के की बात सुनकर उसके साथ उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। फिर उस लड़के ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम मेरी गैंग में हो। स्कूल में किसी से भी डरने का नहीं। तुम जो चाहोगी वह तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें मेरी गैंग में मेरा वफादार बनकर रहना होगा। आर्यन ने उस लड़के का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे किसी की गैंग में शामिल नहीं होना है। आर्यन का जवाब सुनते ही उस लड़के ने आर्यन की डेस्क पर बैठकर कहा, डरती क्यों हो रिया? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा कौन है? मेरे पापा जिम्मी के पापा से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यूं समझ लो कि जिम्मी के पापा जितने पावरफुल हैं, ऐसे 10 पावरफुल लोगों को मिला दो तो भी मेरे पापा जितना पावरफुल नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा ऑफिसर भी मेरे पापा को रुककर सलाम करता है। दिल्ली में अगर कोई क्रिकेट मैच हो तो सबसे पहले इनविटेशन हमारे घर पर आता है। हर फिल्म स्टार के साथ, हर क्रिकेटर के साथ मेरी फोटो है। पूछ लो मेरी गैंग मेंबर से। पीछे खड़े सीनियर क्लास के बच्चे हाँ में अपना सर हिलाने लगे। उस लड़के ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पापा का नाम है रघुवीर शेखावत और मेरा नाम है अर्जुन शेखावत। यह 2 ऐसे नाम हैं जिनका सहारा लेकर तुम स्कूल में तो क्या पूरी दिल्ली में अपना कोई भी काम आसानी से निकलवा सकती हो। जिम्मी के पापा और मेरे पापा दुश्मन हैं, इस तरह से जिम्मी मेरा दुश्मन हुआ। अब तुमने जिम्मी को अच्छा सबक सिखाया है तो जिम्मी तुम्हारा दुश्मन हो गया और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब तक इतना तो समझ चुकी होगी तुम, तो आज से तुम मेरी गैंग मेंबर हो। हैरान आर्यन ने अपने से दुगुनी हाइट की अर्जुन को देखकर कहा, ना तो जिम्मी मेरा दुश्मन है, ना ही मुझे तुम्हारी गैंग में शामिल होना है। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। आर्यन की यह बात सुनते ही अर्जुन गुस्से से बेंच पर खड़ा हो गया और आर्यन का कॉलर पकड़कर कहने लगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? और यह मत सोचना कि तुम छोटी सी बच्ची हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर मेरा कहा नहीं माना तो याद रखना ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम हंसती हुई कम रोती हुई ज्यादा दिखाई दोगी। अर्जुन के पीछे खड़े उसके साथी इस बात पर फिर से हंसने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों को इस तरह हंसते हुए देखकर नन्ही सी पिंकी ने आगे आकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों से कहा, उसने कहा ना उसे तुम्हारी गैंग की मेंबर नहीं बनना, परेशान मत करो उसे और चले जाओ यहाँ से। पिंकी की बात सुनते ही अर्जुन ने पिंकी से कहा, देखो पिंकी, मेरे पापा ने कहा है कि तुम्हारे पापा आकाश गुलेरिया शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ना परेशान करने का ठाना हो। मगर अब तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। कुछ ही दिनों में वह दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी से उन्हें बच्चे होंगे, तब वह तुम्हें भी भूल जाएंगे। याद रखना, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, तुम्हारे डैड की इज्जत करता हूँ, मगर इसका मतलब यह नहीं
कि स्कूल के बाकी सारे बच्चे भी मुझ पर रौब जमाने लगे, क्योंकि बाकी सारे बच्चों के डैडीज को मेरे डैडीज ऐसा पंच मारेंगे कि वो याद रखेंगे, और फिर इस रिया के तो डैडी है ही नहीं। यह बात कहते ही अर्जुन और उसके साथी हंसने लगे। आर्यन चाहता तो अर्जुन को इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, मगर आर्यन को किसी भी तरह अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी। मगर तभी धीमी आवाज में पिंकी ने अर्जुन और उसके साथियों से कहा, कौन कहता है कि रिया के डैडी नहीं है? उसके डैडी हैं और उनका नाम रोहित मारवा है। पिंकी के मुंह से रिया के डैडी का नाम सुनते ही क्लासरूम के मौजूद सारे बच्चे शॉक हो गए। यहाँ तक कि आर्यन खुद पिंकी की बात सुनकर चौंक गया था। अर्जुन ने अपना सर खुजलाते हुए पिंकी से पूछा, तुम होश में तो हो पिंकी? तुम जानती भी हो रोहित मारवा कौन है? देखो, मैं तुम्हारी तरह बच्चा भी नहीं हूँ और बुद्धू भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि रोहित मारवा का सिर्फ एक बेटा है, उसकी कोई बेटी ही नहीं। फिर रिया के डैडी रोहित मारवा कैसे हो सकते हैं? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए पिंकी ने कहा, क्योंकि रिया जब चाहे तब वाइज बन सकती है और जब चाहे तब गर्ल बन सकती है। पिंकी की इस बात पर अर्जुन और उसके साथी अपना पेंट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके अर्जुन ने रिया को देखते हुए कहा, यह क्या जादू चला रखा है तुमने अपने क्लास के बच्चों पर? चलो मान लेता हूँ कि तुम बॉयज भी बन सकती हो और गर्ल भी बन सकती हो, मगर फिर भी मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि रोहित मारवा तुम्हारे डैडी हैं। और अगर यह बात सच है तो अभी के अभी उन्हें फोन लगाओ। पीछे खड़ा यश भी प्रिया और पिंकी के क्लास में कुछ ही देर पहले आया था। यश ने भीड़ लगाकर खड़े बच्चों के बीच में रास्ता निकालकर आगे आते हुए कहा, अर्जुन, पिंकी ठीक कह रही है, सचमुच रिया के डैडी रोहित मारवा है। रिया, तुम अभी अपने पापा को फोन लगाओ। आर्यन किसी तरह से अपने पापा की आइडेंटिटी जाहिर नहीं होने देना चाहता था, मगर उसके ना चाहते हुए भी पिंकी ने सबके सामने यह कह दिया था कि रोहित मारवा ही रिया के पापा हैं। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तभी पिंकी ने अपने बैग से अपना फोन निकालकर आर्यन को देते हुए कहा, लो नंबर डायल करो। पिंकी ने का फोन आर्यन ने अपने हाथ में पकड़कर नंबर डायल किया। आर्यन के नंबर डायल करते ही अर्जुन ने फोन अपने हाथ में लेकर अपने कानों पर लगा लिया। क्लास में अचानक सारे बच्चे शांत हो गए। सब लोग अर्जुन की ओर देख रहे थे। कुछ देर बाद डायल किए गए नंबर पर रिंग बजना शुरू हुआ। कुछ रिंग बजने के बाद फोन कट गया। अर्जुन ने पिंकी का फोन बेंच पर पटकते हुए कहा, यह लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। पिंकी, तुम सचमुच बहुत बुद्धू हो। इसने तुमसे कह दिया कि रोहित मारवा इसके पापा है और तुम मान गई। ऐसे बच्चे बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर अपने फ्रेंड्स पर इम्प्रेस बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। सच तो यह है कि रिया के कोई पापा नहीं है। मैंने पता किया है, मुझे तो लगता है कि रिया की मम्मी को यह सुपरमार्केट के किसी सेल से मिली है। अर्जुन की बात सुनकर अर्जुन के दोस्त रिया पर जोर जोर से हंसने लगे। अपनी मॉम के बारे में जब ऐसी बात आर्यन ने सुनी तो अचानक ही आर्यन की आंखों से गुस्सा छा गया। आर्यन ने अर्जुन से कहा, मेरे पापा अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते हैं। यह बात सुनते ही नन्ही सी पिंकी ने कहा, हाँ, मेरे पापा भी अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते। दरअसल अर्जुन भी यह बात अच्छी तरह जानता था, यह बड़े बड़े लोग अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाते। उसके पापा भी कभी अननोन नंबर से आया हुआ कॉल रिसीव नहीं करते थे। अर्जुन ने अपनी एक टांग आर्यन के बेंच पर रख दी और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अननोन नंबर से उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो ये काम करो, तुम अपने फोन से अपने पापा को कॉल लगाओ। आर्यन को सोचते हुए देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? रोहित मारवा तुम्हारे पापा नहीं है? आर्यन ने अपने बैग से एक ब्लैंक पेपर निकाला और उस पर एक टेलीफोन नंबर लिख दिया। फिर अर्जुन के हाथ में वो कागज देकर कहा, एक काम करो, तुम अपने घर जाकर अपने पापा के मोबाइल से इस नंबर पर कॉल लगा कर देखो। अगर तुम्हारे पापा बड़े आदमी हैं तो उनके पास जरूर मेरे पापा का प्राइवेट नंबर होगा। तुम्हें पता चल जाएगा यह नंबर किसका है। अर्जुन कुछ देर कागज पर लिखे नंबर को देखता रहा, फिर आर्यन को देखकर कहा, ठीक है, मैं घर जाकर क्रॉस चेक करूंगा, मगर कल हम जरूर मिलेंगे। डर के मारे स्कूल आना छोड़ मत देना तुम। अर्जुन और उसके दोस्त हंसते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गए।
अर्जुन के जाते ही नन्ही सी पिंकी अपने दोनों हाथ बेंच पर रखकर बैठ गई। पिंकी ने आर्यन की ओर देखकर नम आंखों से कहा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी रिया, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने नहीं कहा होता कि तुम्हारे पापा रोहित मारवा हैं, तो यह सब कुछ नहीं हुआ होता। दरअसल पिंकी की बात सही थी। आर्यन कभी स्कूल के बच्चों को यह नहीं बताना चाहता था कि रोहित मारवा ही रिया के पापा हैं, क्योंकि अब तक रोहित और अनिका के बीच इस बात का खुलासा नहीं हुआ था। मगर आर्यन जानता था कि पिंकी ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह उसे इस तरह सबके सामने जलील होते नहीं देख सकती थी। आर्यन ने देखा कि दुबली पतली सी पिंकी ने के छोटे से होंठ कांप रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। तब आर्यन ने पिंकी से कहा, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर दिस। तभी श्रेया क्लास के अंदर दाखिल हुई और आर्यन से कहने लगी, कम ऑन रिया, टाइम फॉर डांस क्लासेज। चलो उठो, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है। डांस क्लास का नाम सुनते ही आर्यन के सर में दर्द होने लगा। अपने दोनों हाथों से अपने सर को एक बार जोर से दबाकर आर्यन खड़ा होकर डांस स्टूडियो की ओर जाने लगा। पिंकी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को जाते हुए देख रही थी। कहीं न कहीं पिंकी डांस में पार्टिसिपेट करना मिस कर रही थी। जब श्रेया ने पिंकी की ओर देखा तो श्रेया की नजरें कुछ वक्त के लिए पिंकी पर अटक गई थी। पिंकी को देखते ही श्रेया का दिल जैसे पिघलने लगता था। यह कनेक्शन श्रेया को खुद समझ नहीं आ रहा था। पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी। उस लिहाज से श्रेया पिंकी की मासी हुई, जो माँ जैसी हो वह मासी। कुछ देर पिंकी को देखने के बाद श्रेया को रियलाइज हुआ कि डांस स्टूडियो में बच्चे उसका वेट कर रहे थे। वह आर्यन को लेकर वहां से चली गई। उदास पिंकी के ठीक बगल में आकर यश ने पिंकी से पूछा, श्रेया टीचर तुम्हें देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी रिया सचमुच बहुत टैलेंट है। मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रही है, डांस में भी कितनी अच्छी है, हर चीज में नंबर 1 है। पिंकी, क्या तुम्हें भी डांस सीखना है? अपनी आंखें छोटी करते हुए नन्ही सी पिंकी ने अपना सर झुकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसके बड़े भाई यश ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे तो फिर सीखो ना, देखो श्रेया टीचर बहुत अच्छा डांस सिखाती है, तुम चाचा से कहकर श्रेया टीचर से डांस सीख सकती हो। यश के मुंह से यह बात सुनते ही पिंकी अपना सर बेंच पर रखकर सो गई। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो गई। अर्जुन शेखावत दौड़कर उससे पिक करने आए। अपने पापा रघुवीर शेखावत के साथ कार में बैठ गया। कार में बैठते ही अर्जुन ने वह कागज का टुकड़ा अपने पापा के हाथ में देकर कहा, जरा चेक करो, क्या यह नंबर रोहित मारवा का ही है? जब फोन नंबर रघुवीर शेखावत ने अपने मोबाइल फोन में डायल किया तो वह स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर हैरान हो गया। रघुवीर शेखावत देखने में काफी स्टाइलिश और एलिगेंट लगता था। उसके बात करने की स्टाइल, रहन सहन और कपड़े पहनने के स्टाइल से कोई यह नहीं जज कर पाता कि रघुवीर शेखावत का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। जहांगीर और रघुवीर की वर्किंग स्टाइल काफी अलग थी। जहांगीर देखने में खूंखार था, मगर उसके काम करने के कुछ एथिक्स थे, जबकि रघुवीर शेखावत देखने में काफी पढ़ा लिखा और डिग्निफाइड था, मगर उसके काम करने के तरीके काफी इनह्यूमन कहे जाते थे। जब रघुवीर के बेटे ने कागज पर लिखा हुआ नंबर रघुवीर को चेक करने को कहा, तब रघुवीर ने अपने फोन से रोहित मारवा का प्राइवेट नंबर निकालकर क्रॉस चेक किया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि नंबर ऑलमोस्ट सेम था, बस आखिर के 2 डिजिट अलग थे। अर्जुन ने फिर से अपने डैड से पूछा, बताओ ना डैड, क्या ये रोहित मारवा का ही नंबर है? कागज का टुकड़ा फिर से अपने बेटे के हाथ में देते हुए रघुवीर शेखावत ने कहा, नहीं, यह रोहित मारवा का नंबर नहीं है। हाँ, मगर यह नंबर रोहित मारवा के प्राइवेट नंबर से काफी मिलता जुलता है। यह बात सुनते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। रघुवीर शेखावत ने हमेशा से अर्जुन से कहा था कि स्कूल में चाहे किसी भी बच्चे से यह पंगा ले, बस गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार के बच्चों से दूर रहना उससे। अपना एक हाथ कार की सीट पर जोर से मारते हुए अर्जुन ने कहा, मुझे पता था वह झूठ बोल रही है। आपने मुझसे कहा था कि रोहित मारवा का सिर्फ एक बेटा है, मगर वो लड़की सब पर धौंस जमाने लगी है कि रोहित मारवा उसका बाप है। आने वाले 4 दिन स्कूल की छुट्टी है। उसके बाद जैसे ही वो रिया की बच्ची मुझे मिलेगी,
अच्छा सबक सिखाऊंगा उसे। रघुवीर शेखावत ने अपने बेटे को बड़े ही पोलाइटली कहा, अगर तुम रिवेंज लेना चाहते हो तो कभी भी अपने दुश्मन को यह मत पता चलने देना कि तुम कब उससे बदला लेने वाले हो। हमला तब करना चाहिए जब दुश्मन सबसे कम हमले की उम्मीद करता हो। अपने पापा की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन कुछ सोचने लगा। यश और पिंकी आकाश के साथ कार में जा रहे थे। पिंकी को उदास देखकर आकाश ने पिंकी से पूछा, क्या हुआ पिंकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पिंकी ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। पिंकी के ठीक बगल में बैठे यश ने आकाश से कहा, नहीं चाचा, पिंकी ठीक है। वह श्रेया टीचर के पास डांस सीखना चाहती है। उसका बहुत मन है डांस करने का और डांस सीखने का। क्या आप श्रेया टीचर से बात करके उन्हें कह सकते हैं कि वह पिंकी को डांस सिखाए? यश की इस बात पर पिंकी ने अपने नन्हे हाथों से यश के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो यश? पापा, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप श्रेया टीचर से बात मत करना। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। घर पहुंचते ही यश पिंकी को गार्डन में खेलने ले गया। आकाश जानता था कि घर पहुंचते ही यश हमेशा पहले नाश्ता करता था, मगर आज वह पिंकी को लेकर सीधा खेलने चला गया। इसका मतलब यह था कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो यश सबके सामने नहीं करना चाहता था। आकाश ने आया से कहा कि जाकर बच्चों पर नजर रखे। कुछ देर बाद आया ने वापस आकर आकाश से कहा, यश पिंकी को 3 दिन बाद होने वाली कार रेसिंग के लिए ले जाना चाहता है, क्या करे सर? आकाश चाहता था कि जो पिंकी इतने सालों से अकेली और गुमसुम रहती थी वह भी बाकी बच्चों की तरह बाहर जाए, लोगों से इंटरेक्ट करे। और इस वक्त यश के अलावा पिंकी का कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेले कूदे। यश की खेलकूद की चॉइस बिल्कुल टीन एज लड़कों जैसी थी। कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने आया से कहा, जाने दो बच्चों को, मगर याद है हमारे आदमी सीक्रेटली उन पर नजर बनाए रखें। बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। रेस का दिन, वीकेंड पर छुट्टी का दिन था। अनिका हमेशा की तरह सूरज सर पर चढ़ने के बाद जागी। छुट्टी होने की वजह से आर्यन अपनी मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी बालकनी में बैठकर कर रहा था। तभी घड़ी में टाइम देखकर अनिका ने आर्यन से कहा, क्या तुम रेस देखना पसंद करोगे? वैसे तो आर्यन को ऐसे स्पोर्ट में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मगर क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि उसकी मॉम उसे कहीं बाहर ले जाती थी, इसलिए अनिका की बात को वह टालना नहीं चाहता था। चाहे जहां भी जाना हो, आर्यन बस इसी बात से खुश था कि वह अपनी मॉम के साथ कुछ और वक्त बिता पाएगा। जब आर्यन और अनिका तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर निकले तो अनिका ने देखा कि हमेशा क्रिस लंगड़ाते हुए सीढ़ियां उतर रहा था। अनिका ने क्रिस से पूछा, क्या तुम ऐसी हालत में कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाले हो? क्रिस ने अनिका को गुस्से से देखा। क्रिस ने हालांकि कुछ कहा नहीं, मगर उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह अनिका से कहना चाहता है कि वह उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहे। क्रिस ने कार्तिक को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया था, मगर कार्तिक ने ना तो क्रिस के ईमेल का जवाब दिया और ना ही जहांगीर ने क्रिस को कोई अपडेट दिया था कार्तिक के बारे में। आज रेस में हारने का मतलब यह था कि क्रिस को पहले के 8 करोड़ रुपए और आज पर उस पर लगे रुपयों की भरपाई इन्वेस्टर्स को करनी होगी। क्रिस भी अच्छी तरह जानता था यह इन्वेस्टर्स अंडरवर्ल्ड के खूंखार गुंडे थे। अपना पैसा वसूलने के लिए वह फैमिली बिजनेस की नीलाम करवा दिया करते थे। मल्होत्रा फार्मेसी फिलहाल ऐसी स्टेज पर थी कि कभी भी अमृत टेबलेट मार्केट में लॉन्च हो सकती थी। अगर लॉन्च होने से पहले ही इन्वेस्टर ने मल्होत्रा फार्मेसी पर कब्जा कर लिया तो मल्होत्रा परिवार पूरी तरह से रास्ते पर आ जाएगा। अनिका की बातों का जवाब दिए बिना क्रिस लंगड़ाते हुए वहां से निकल गया। क्रिस के दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहा था। क्रिस अपने दोस्त के साथ कार में निकल गया। क्रिस के ठीक पीछे अनिका भी अपनी जीप में बैठकर आर्यन के साथ मल्होत्रा हाउस से निकल गई। कार रेस दिल्ली के बाहर एक एमडेंट फैक्ट्री में रखी गई थी। सालों पहले यह टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी थी। जहांगीर ने इस पूरे प्लॉट पर कब्जा कर लिया था और अंदर एक प्रोफेशनल रेसिंग ट्रैक बनवाया था। सारे देश के चैंपियन रेसर अपनी स्पोर्ट कार में वहां आते थे।
सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि बिना टिकट के यहाँ कोई नहीं आ जा सकता था। आम दिनों में अगर कोई इस रास्ते से गुजरता तो इस खंडहर जैसी प्रॉपर्टी को देखकर यह भी नहीं सोच सकता था कि इस फैक्ट्री के अंदर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था। क्रिस अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री के पार्किंग में पहुंचा। उसके ठीक पीछे अनिका भी अपनी कार पार्क करने लगी। जब क्रिस अपनी कार से उतर रहा था तो उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे क्रिस, यह तो तुम्हारी कजिन और तुम्हारी भांजी है पीछे की गाड़ी में। क्या तुमने उन्हें भी यहाँ बुलाया है? अनिका और रिया को यहाँ देखकर कृष्ण हैरान रह गया। कृष्ण ने अपने दोस्त से कहा, नहीं, मैंने नहीं इनवाइट किया। अरे यार, यह लोग भी कमाल है। अगर रेस देखना चाहते हैं तो पहले मुझसे कहा होता। इस तरह मेरा पीछा करके यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? क्रिस अनिका के पास गया और बड़े ही इरिटेशन में अनिका से पूछने लगा, क्या तुम मेरा पीछा करके यहाँ तक पहुँच गई? देखो, अंदर जाना विदाउट टिकट पॉसिबल नहीं है और मैंने टिकट अरेंज नहीं की है तुम्हारे लिए। तुम और रिया वापस चले जाओ। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहा, तुम्हारी रेसिंग पर कंसंट्रेट करो, मेरी टिकट की चिंता मत करो। यह कहते हुए अनिका एंट्रेंस की लाइन में जाकर खड़ी हो गई। ऑडियंस की एंट्रेंस की लाइन और रेसर और पार्टिसिपेट्स की एंट्री अलग अलग थी। क्रिस पार्टिसिपेटिंग रेसर वाली एंट्रेंस से फैक्ट्री के अंदर चला गया। लाइन में खड़े आर्यन ने अपनी जेब में अपना फोन निकालकर रिया से पूछा, कहाँ हो तुम? रिप्लाई में रिया ने लिखा, बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। आर्यन ने इस बात पर रिया को मैसेज करते हुए पूछा, सब कुछ कंट्रोल में तो है ना? रिया ने इस बात का जवाब देते हुए थम्स अप वाली इमोजी भेजा। इससे पहले कि आर्यन फोन जेब में रखता, किसी ने पीछे से आर्यन के दोनों हाथ पकड़ लिए। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वह यह देखकर चौंक गया कि पिंकी और यश ने पीछे खड़े थे। पिंकी और यश आर्यन को देखकर बहुत खुश हो गए। नन्ही सी पिंकी के चेहरे से बड़ी सी स्माइल आ गई। यश ने पूछा, रिया, तुम भी यहाँ आई हो? दिस इज सो ग्रेट। आर्यन ने आज यूनिसेक्स कपड़े पहने थे। ऐसी जीन्स और ऐसी टी शर्ट थी जो लड़के और लड़कियां दोनों पहनते थे। आर्यन को दूसरे बच्चों के साथ इस तरह घुलते मिलते देखकर अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। अनिका को पता था कि बचपन से आर्यन बहुत अकेलेपन में रहा था। आज बाकी बच्चों के साथ इस तरह घुलते मिलते देखकर अनिका को आर्यन में हो रहे बदलाव को लेकर खुशी हो रही थी। जैसे ही उसका नंबर आया, सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले बच्चों से कहा कि बच्चे अंदर अलाउड नहीं है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने यश, आर्यन और पिंकी से यह बात कही, पीछे से दौड़ता हुआ अर्जुन आया। अर्जुन के साथ स्कूल के उसके बाकी साथी भी थे। अर्जुन और उसके साथी बिना किसी रोक टोक के गेट के अंदर जाकर खड़े हो गए। गेट के अंदर जाते ही अर्जुन आर्यन के सामने देखकर शकलें बनाकर उसे चिढ़ाने लगा। तभी यश ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो उन्हें क्यों जाने दिया गया? यश की बात का जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा, क्योंकि मेरे पापा का नाम राजवीर शेखावत है। बाकी बच्चे अर्जुन के साथ मिलकर सामने खड़े आर्यन, पिंकी और यश पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी यश ने चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम जानते हो मेरे चाचा और पिंकी के पापा कौन है? उनका नाम है आकाश गुलेरिया। आकाश गुलेरिया का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को देखने लगे और एक गार्ड ने यश से कहा, फिर आप दोनों जा सकते हो, मगर यह बच्ची अंदर नहीं जा सकती। इससे पहले कि अनिका सिक्योरिटी गार्ड से कुछ कहती, यश ने जोर से कहा, रिया रोहित मारवा की बेटी है। रोहित मारवा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। यश ने यह कहकर बहुत जोर से कही थी। अचानक गेट पर अनिका के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो गई थी। सिक्योरिटी गार्ड खामोश खड़ी अनिका को देखने लगे। तभी पीछे से एक तेज आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, जरा हम भी देखें मिस्टर मारवा की बेटी कैसी दिखती है। अनिका ने मुड़कर देखा तो एक 35-40 की उम्र का आदमी स्टाइलिश जैकेट, कैप, मल्टी कलर शूज पहनकर सिक्योरिटी गेट के पास आ रहा था। उसे देखकर पीछे खड़ा अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, या मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। राजवीर शेखावत ने सिक्योरिटी गेट के पास आकर पहले आर्यन को देखा और फिर अनिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद मुस्कुराकर बड़े ही पोलाइटली कहा, आपकी बेटी का बाप रोहित मारवा है? यह बात बताकर खूब दोष जमाती हो लोगों पर, मैंने सुना है। फिर अनिका के बिल्कुल पास आकर राजवीर शेखावत ने अनिका के कानों के पास जाकर धीरे से कहा,
हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे का बाप रोहित मारवा ही है? इस बात का तुरंत जवाब देते हुए अनिका ने कहा, अच्छा तो यह बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्ची का बाप रोहित मारवा नहीं है? अनिका के इस तेज जवाब से रघुवीर शेखावत अपने आप पीछे जाकर अनिका को अपनी इम्प्रेसिव लुक देने लगा। इससे पहले कि राजवीर शेखावत अनिका से और कोई सवाल पूछता, पास खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे वह देखो रोहित मारवा साहब आ गए। रोहित मारवा अपनी लंबी सी काली गाड़ी में पार्किंग एरिया में पहुंचा। रोहित के आसपास उसके बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी मौजूद थी। जैसे ही रोहित मारवा रिया के साथ अपनी कार से नीचे उतरा, रिया ने देखा कि ठीक सिक्योरिटी गेट पर आर्यन और उसकी मम्मा खड़े थे। तभी अपना पेट पकड़ रिया ने रोहित से कहा, डैड मुझे टॉयलेट जाना है, अभी की अभी। यह कहकर रिया जोर जोर से अपने पांव जमीन पर पटकने लगी। रोहित मारवा अच्छी तरह से जानता था कि उसकी नन्ही सी गुड़िया जानबूझकर नाटक कर रही थी ताकि रोहित आर्यन और रिया को एक साथ ना देख ले। रोहित ने अपने आदमी से इशारा करके आर्यन को वॉशरूम ले जाने को कहा। रोहित ने कुछ आदमी रिया को लेकर वॉशरूम की ओर चले गए। बाकी गार्ड्स वहीं पार्किंग एरिया में रोहित मारवा के लौटने का इंतजार करने वाले थे। रोहित को वीवीआईपी एंट्रेंस से अंदर जाना था, मगर रोहित जिसकी नजर पहले से सिक्योरिटी एंट्रेंस पर खड़ी अनिका पर थी, वह जानबूझकर कॉमन एंट्रेंस की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित के पास आते हुए देखकर अर्जुन और उसके साथियों ने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अर्जुन ने आर्यन से कहा, अब कहीं भागना मत, देखो रोहित मारवा यहीं पर चलकर आ रहे हैं। तुमने मुझे उनका नंबर झूठा दिया था। मैंने अच्छी तरह जानता हूं कि तुम रोहित मारवा की बेटी नहीं हो और आज तुम्हारा झूठ सबके सामने पकड़ा जाने वाला है। रघुवीर शेखावत दिल्ली की अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही खतरनाक डॉन था। रोहित मारवा ने रघुवीर के काफी किस्से सुने थे। जैसे ही रोहित मारवा सिक्योरिटी एंट्रेंस के पास पहुंचा, रघुवीर शेखावत ने रोहित मारवा का रास्ता रोक लिया और कहा, अरे मारवा साहब, आपसे मिलने की कितनी मिन्नत मांगी, मगर इतने सालों में कभी पूरी नहीं हुई। देखो आज यहाँ इस तरह मुलाकात हो गई। रोहित ने अपने एटीट्यूड में रहते हुए रघुवीर शेखावत से कहा, कहिए क्या काम है आपको मुझसे? अपने दोनों हाथ मसलते हुए रघुवीर ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और फिर से रोहित से पूछा, फिलहाल तो बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या यह बच्ची आपकी बेटी है? क्या यह आपकी बेटी है रोहित मारवा? रघुवीर शेखावत के मुंह से यह सवाल सुनकर रोहित मारवा की नजर सबसे पहले अनिका पर पड़ी। अनिका ने ब्लैक कुर्ती, ब्लैक लेगिंग्स, ब्लैक सैंडल पहने थे और कोइंसिडेंस की बात यह थी कि आज रोहित ने भी ब्लैक कैजुअल शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे। अगर रोहित और अनिका आज साथ खड़े हो जाएं, तो यकीनन एक कपल ही लगेंगे। फिर अचानक रोहित की नजर पास खड़े आर्यन पर पड़ी। रोहित ने काफी दिनों बाद आर्यन को देखा था। रोहित जानता था कि आर्यन उसकी मां के साथ बिल्कुल सेफ था, मगर आज आर्यन को अपने सामने देखकर रोहित ने राहत की सांस ली। पास खड़े बच्चे, सिक्योरिटी गार्ड और रघुवीर शेखावत रोहित के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी रोहित ने अपनी जेब में हाथ निकालकर आर्यन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? वॉशरूम तो उस तरफ है। अभी रोहित ने यह कहा ही था कि पीछे से रोहित का एक आदमी रोहित के पास आकर खड़ा हो गया। वो कहने ही वाला था कि सर, आर्यन बाबा वॉशरूम से गायब हो गए हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात कहता, उस आदमी की नजर सामने खड़े आर्यन पर पड़ी। वो अचानक ही बोलते बोलते रुक गया। रोहित अच्छी तरह जानता था कि रिया बॉडीगार्ड को चकमा देकर वॉशरूम से भाग गई थी, मगर रोहित ने पहले से अपने खास आदमियों को सादे कपड़ों में रिया के पीछे लगा दिया था, जिससे उसे पहले से ये खबर कर दी थी कि रिया आज स्टैंड में बैठ गई है और उसने रिया को अपनी नजरों के सामने से हटने नहीं दिया है। रोहित की बात का जवाब देते हुए हड़बड़ाती हुई आवाज में आर्यन ने रोहित से कहा, वह मुझे यहाँ मॉम के साथ आना था। यह कहते हुए आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर रघुवीर शेखावत के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिएक्ट करे। यश और पिंकी हवा में हाथ उछालकर जोर जोर से खुशी के मारे कूदने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों का मुंह गिर चुका था। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि अब वह रिया से कभी बदला नहीं ले पाएगा और ना ही वह अब रिया को स्कूल में किसी भी बात के लिए लेकर लड़ सकता था, क्योंकि उसके पापा ने उसे पहले से कहा था
मारवा और गुलेरिया खानदान के बच्चों से उसे दूर रहना है। रोहित ने कड़क आवाज में सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या हुआ? मारवा खानदान के बच्चों को यह रेस देखना अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़े रघुवीर शेखावत को देखने लगे। इससे यह बात अनिका को पता चल गई थी कि सिक्योरिटी गार्ड को रघुवीर शेखावत ने ही धमका कर रखा हुआ था कि वह अनिका और रिया को अंदर जाने से रोके। मगर रोहित मारवा के आते ही सिक्योरिटी गार्ड की आवाज और बर्ताव दोनों बदल गए। एक गार्ड ने रोहित मारवा और बच्चों को एस्कॉर्ट करते हुए कहा, प्लीज सर, इट इज एन ऑनर कि आपका परिवार यहाँ रेस एंजॉय करने आया है। प्लीज कम इन सर। गेट पर खड़े रघुवीर शेखावत को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अनिका आर्यन को लेकर रोहित मारवा के पीछे सिक्योरिटी गेट के अंदर चली गई। रघुवीर शेखावत सबके सामने हुई अपनी इंसल्ट को हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी जेब से अपने सनग्लासेज निकालकर पहन लिए और चुपचाप सिक्योरिटी गेट के अंदर अपने बेटे और अपने साथियों को लेकर चला गया। आर्यन को अचानक ही रिया की फिक्र होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बॉडीगार्ड्स को चकमा देने के बाद उसकी बहन कहाँ गई थी। आर्यन ने फोन निकालकर रिया को मैसेज किया, वेयर आर यू? रिया ने तुरंत ही मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, डोंट वरी, मैं सेफ हूँ और ऑडियंस में पीछे की रो में बैठी हूँ। मैंने मास्क लगा लिया है ताकि कोई मुझे पहचान न सके। तुम थोड़ी देर डैड के साथ एंजॉय करो, उसके बाद हम कोई दूसरा चक्कर चलाएंगे। आर्यन जानता था कि उसकी बहन अपना ख्याल रख सकती थी, इसलिए बेफिक्र होकर आर्यन ने अपना फोन जेब में रख लिया। तभी आगे चल रहे अनिका और रोहित मारवा पर आर्यन की नजर पड़ी। अपने जेब से हाथ डालकर बिना अनिका को देखे रोहित मारवा ने अनिका से कहा, तो क्या तुम लोगों से यह कहती फिरती हो कि तुम मेरी वाइफ हो? रोहित मारवा के इस सवाल से ना तो अनिका डरी थी और ना ही उसे कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जो कुछ भी हुआ था वह अनिका रोहित को बता नहीं सकती थी और ना ही अनिका ने यह बात किसी से कही थी कि रोहित मारवा उसका पति था। रोहित के सवाल को इग्नोर करते हुए अनिका ने भी बड़े ही कूल अंदाज में रोहित मारवा से पूछा, क्या तुम्हें रेसिंग बहुत पसंद है? मुस्कुराते हुए रोहित मारवा अनिका को जवाब देते हुए कहा, मैं तो यहाँ अपने बेटे की जिद की वजह से आया हूँ। हालांकि आर्यन को कार रेसिंग से कोई लगाव नहीं था, मगर अनिका जानती थी कि रिया को ऐसे स्पोर्ट में कितनी दिलचस्पी थी। अनिका की इस बात से कुछ ही दिनों में उसकी बेटी ने स्ट्रिक और एरोगेंट रोहित मारवा में काफी चेंज ला दिए थे। जब वीवीआईपी स्टैंड आया तो उसके एंट्रेंस पर पहुंचते ही अनिका ने रोहित मारवा से कहा, मिस्टर मारवा, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप इन बच्चों के साथ थोड़ी देर यहाँ बैठकर रेस एंजॉय कर सकते हैं? बात दरअसल यह है कि मेरा कजिन रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, मुझे उसे जाकर विश करना है। इससे पहले कि रोहित हाँ या ना में कोई जवाब दे पाता, अनिका बच्चों को रोहित के हवाले करके वहां से चली गई। अनिका जानती थी कि रिया सेफली ऑडियंस के स्टैंड में बैठी थी। स्टेडियम से रेसिंग ट्रैक की ओर जाती हुई अनिका को रोहित हैरान होकर पीछे से देखता रहा। पिंकी और यश आर्यन के साथ रेस में आने वाली मजा के बारे में बात कर रहे थे। यश पिंकी और आर्यन को अलग अलग कारों के बारे में डिटेल्स दे रहा था। तीनों बच्चों को देखकर रोहित सोच में पड़ गया। जो लड़का इतने सालों तक कभी किसी के साथ बिना अटके अपना नाम भी नहीं बता पाता, वह लड़का आज इन दोनों बच्चों के साथ इतना घुल मिलकर बातें कर रहा था। रोहित समझ चुका था कि आर्यन पर जो असर हुआ था वह उसकी माँ का असर था। आर्यन का चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और चीयरफुल नजर आने लगा था। रोहित वीवीआईपी स्टैंड की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक रघुवीर शेखावत ने रोहित मारवा को पीछे से आवाज देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मार्केट में काफी कम लोग जानते हैं। आज मैं उन कुछ लकी लोगों में से हूँ जो आपके परिवार से मिला है, वरना लोग तो यही समझते थे कि आपको एक बेटा है, मगर आज मुझे पता चला कि दरअसल आप एक बेटी के बाप हैं। यह कहते हुए रघुवीर शेखावत ने फिर एक बार रोहित के पास खड़े आर्यन की ओर देखा और रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, बच्चे के कपड़े से ही कहना मुश्किल है यह बेटा है या बेटी। रघुवीर शेखावत की इस बात पर आर्यन रघुवीर को घूर घूर कर देखने लगा। अपने बेटे के सर पर हाथ घुमाते हुए रोहित ने रघुवीर शेखावत से कहा, यूं समझ लीजिए मिस्टर शेखावत,
कि मेरे लिए बेटा और बेटी दोनों एक ही समान है। इससे पहले कि रघुवीर शेखावत रोहित की यह बात समझने की कोशिश करता, रोहित तीनों बच्चों को लेकर वीवीआईपी सेक्शन में चला गया। शेखावत वहीं खड़ा इस बात को समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर रोहित के कहने का मतलब क्या था। वहां रिया ने अपनी मम्मा को कॉल करके बता दिया था कि वह ऑडियंस के किस सेक्शन में बैठी थी और यह भी बता दिया था कि वह बहुत सेफ है और बिना किसी डर के वह रेस एंजॉय करने वाली है। अनिका जब कार रेस की प्रिपरेशन एरिया के पास पहुंची तो उसने कुछ रेसर को बात करते हुए सुना। अपनी कार इंजन को चेक करते हुए एक रेसर ने कहा, तुमने देखा, आज क्रिस टूटे हुए घाव पांव से रेस करने वाला है। आज उसका जितना मुमकिन नहीं है। तभी एक दूसरे रेसर ने कहा, मैंने सुना है कि उसका पांव तोड़ने के पीछे विक्की शास्त्री का हाथ है, मगर उसके खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है? आखिर उसे रघुवीर शेखावत की बैंकिंग है। पहले वाले रेसर ने अपनी कार का बोनट बंद करते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे इस क्रिस पर बहुत दया आती है। अगर आज की रेस वह नहीं जीता तो बैटिंग की दुनिया में बुकिंग्स उसे छोड़ने नहीं। अभी तो सिर्फ एक पांव टूटा है, पता नहीं रेस हारने पर उस पर पैसे लगाने वाले बुकिंग्स उसकी क्या हालत करेंगे। सुना है आज उसके ऊपर करोड़ों की बेट लगने वाली है। किसी तरह अगर कार्तिक उसकी जगह यह रेस में हिस्सा लेता तो शायद कार्तिक ये रेस जीतकर क्रिस को बचा लेता। तभी कुछ और आसपास खड़े लोगों में से एक ने कहा, भाइयों एक बात कहूं, अगर आज की रेस क्रिस हार जाता है तो वह अंडरवर्ल्ड वाले उसकी भी वही हालत करेंगे जो उस बॉक्सर की थी। करियर के पीक पर था वह, बस वो एक बॉक्सिंग मैच हार गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके परिवार वालों को उसकी लाश तक देखने को नसीब नहीं हुई। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आज की रेस हारने पर क्रिस के सर पर लगभग 15 से 20 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। पता नहीं मल्होत्रा खानदान क्रिस को दोबारा देख पाएगा भी या नहीं। यह सब बातें सुनकर अनिका के पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद अपने परिवार में किसी से कुछ नहीं कहा था। अनिका किसी तरह अपने भाई क्रिस को मिलना चाहती थी, मगर क्रिस रेसर के लिए बनाए गए लाउंज के अंदर था, जहां रेसर के अलावा कोई नहीं जा सकता था। यह पूरी रेस जहांगीर ने ऑर्गेनाइज की थी। सिक्योरिटी और ऑपरेशंस के लिए जहांगीर ने अपने खास आदमियों को अपॉइंट किया था। रेसर लाउंज के एंट्रेंस पर खड़ा गार्ड अनिका को अच्छी तरह जानता था। कुछ दिन पहले जब अनिका जहांगीर के घर गई थी तब वह आदमी भी वहीं पर मौजूद था। वह जानता था कि अनिका ने जहांगीर और उसके परिवार के लिए क्या किया था। अनिका को वहां देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया। अनिका के पास आकर उसने कहा, आइए मैं आपको जहांगीर सर के पास ले जाता हूँ। जैसे ही दोनों कॉरिडोर में चलने लगे, सामने जहांगीर की वाइफ फतीमा कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। फतीमा को देखकर पता चल रहा था कि पिछले कई रातों से वह सोई नहीं थी। जिम्मी की देखभाल करने में फतीमा को सोने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। जब फतीमा ने अनिका को वहां देखा तो वह दौड़कर अनिका के पास आई और अनिका का हाथ पकड़कर कहने लगी, तुम यहाँ? मैं बस कई दिनों से तुम्ही को मिलना चाहती थी। क्या तुम यहाँ अपने भाई क्रिस को मिलने आई हो? क्रिस के बारे में मुझे सब कुछ पता है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्रिस को। मैं भी यहाँ जहांगीर से वही बात करने आई हूँ। अगर क्रिस आज की रेस हार जाता है तो किसी भी तरह 15-20 करोड़ का इंतजाम करके हम उन इन्वेस्टर को चुका देंगे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि फतीमा वही औरत थी जिसका स्वभाव और बर्ताव 3 दिन पहले तक उसके साथ कुछ और ही था। फतीमा को शांत करते हुए अनिका ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनिका की बात काटते हुए फतीमा ने कहा, प्लीज ऐसा मत कहो, हम पहले से बहुत शर्मिंदा है। डॉक्टर ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर उस दिन हमारे घर पर आकर जिम्मी का इलाज नहीं किया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिम्मी जिंदा नहीं होता। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ गहने हैं, जहांगीर की कुछ प्रॉपर्टी भी है कोलकाता और दिल्ली में। किसी न किसी तरह हम पैसों का बंदोबस्त कर ही लेंगे। वैसे मैंने तुमसे अब तक मेरे लिए किए गए माफी को माफी ही नहीं, मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे कई बार यह बताने की कोशिश की थी कि जिम्मी की हालत बहुत नाजुक थी, मगर मैंने उल्टा तुम्ही को अपना दुश्मन बना लिया था। प्लीज मुझे माफ कर देना। यह कहते हुए फातिमा ने अपने दोनों हाथ अनिका के सामने जोड़ लिए।
अनिका ने तुरंत फतिमा के हाथ पकड़कर उन्हें नीचे कर लिया। फिलहाल अनिका के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्रिस की सेफ्टी। अनिका ने फतिमा से कहा, मैं अपने भाई क्रिस से मिलना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए फतिमा ने अनिका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। फतिमा अनिका को रिसर्च लॉन्च के अंदर बिना किसी रोक टोक के ले गई। जब अनिका क्रिस के प्रिपरेशन एरिया के पास पहुंची तो क्रिस अपना रेसिंग सूट पहनकर रेडी हो रहा था। क्रिस के साथी उसे रेसिंग शूज पहनाने की कोशिश कर रहे थे। रेसिंग शूज पहनने में क्रिस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रेसिंग शूज बाकी शूज से काफी ज्यादा टाइट होते थे ताकि रेसर की क्लच और ब्रेक पर मजबूत पकड़ बनी रहे। बहुत कोशिश करने पर भी क्रिस को जिस पांव में चोट लगी थी उसमें जूते नहीं पहन पा रहा था। तभी क्रिस के साथी ने क्रिस से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने यह जिद क्यों पकड़ी हुई है। इतनी गहरी चोट के साथ तुम इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। मेरी बात मानो, जहांगीर के पास जाकर इस रेस से पीछे हट जाओ। क्रिस ऐसे स्वभाव का लड़का था जो एक बार हार तो बर्दाश्त कर सकता था, मगर बिना कोशिश के पीछे हटना उसे कभी मंजूर नहीं था। फिर एक झटके से क्रिस ने अपना पांव जूते में डाल दिया। क्रिस के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। किसी तरह लंगड़ाते हुए क्रिस अपने पांव पर खड़ा हुआ। क्रिस ने ग्लव्स पहनते हुए अपने साथियों से कहा, आई एम रेडी फॉर द रेस। क्रिस को इस तरह देखकर उसके दोस्त और उसके साथी क्रिस के लिए बहुत परेशान थे। इससे पहले कि वह क्रिस को और कुछ समझाने की कोशिश करते, अचानक ही वहां दीपक सैनी आकर खड़ा हो गया। दीपक वो रेसर था जो हमेशा ही रेस में क्रिस को कड़ी कंपटीशन देता था। हालांकि ज्यादातर जीत क्रिस की ही होती थी, मगर दीपक क्रिस में बस उसी सेकंड पीछे रह जाता था। विक्की शास्त्री दीपक को सपोर्ट करता था, इसलिए रेसिंग की दुनिया के सारे लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि दीपक सैनी को इनडायरेक्टली रघुवीर शेखावत का सपोर्ट था। दीपक को अपने सामने खड़ा देखकर क्रिस ने दीपक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए दीपक ने कहा, अरे भाई, द रेसिंग किंग कृष्ण मल्होत्रा को सलाम करने आया हूँ और तुम्हारी खबर पूछने आया हूँ। सुना है तुम्हारे पाँव में चोट लगी है, हड्डियों का तो पाउडर बन चुका है। तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, अपने पाँव की सर्जरी करवानी चाहिए थी। तुम यहाँ इस रेस में क्या कर रहे हो? क्रिस ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए दीपक से कहा, माइंड योर बिजनेस। क्रिस की बात सुनकर अचानक ही दीपक मुस्कुराने लगा और धीमी आवाज में क्रिस से कहने लगा, अरे भाई शांत हो जाओ रेसिंग किंग, आज तुम्हारी रेस है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं चाहिए तुम्हें। इस वक्त मुझे तो तुम्हें इस तरह देखकर तुम पर दया आ रही है। आखिर तुम ही से इंस्पायर होकर तो मैंने इस रेसिंग की दुनिया में कदम रखा है। कुछ सालों पहले रेसिंग की दुनिया में तुम्हारा नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता था। आज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर वह कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो या बुरा बीत जाता है। तुम्हारा वक्त अच्छा बीत गया है, अब हम जैसे नए रेसर्स के लिए जगह बनाओ भाई। दीपक की यह बात सुनते ही क्रिस के एक साथी ने ऊंची आवाज में दीपक से कहा, तुम जानते भी हो क्या कर रहे हो? क्रिस सिर्फ 22 साल का है, एक बहुत बड़ा रेसिंग कैरियर पड़ा है उसके सामने अभी। यह बात अलग है कि इतनी सी उम्र में भी वो तुम जैसे हजारों रेसर का बाप है। इससे पहले कि दीपक क्रिस के साथी को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता, अचानक ही वहां कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लगाते हुए विक्की शास्त्री आ पहुंचा। स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हुए विक्की ने बड़े ही आराम से क्रिस के साथी को जवाब देते हुए कहा, अरे भाई, अब इतना मत उछलो, तुम्हारे उछलने के दिन खत्म हो गए। अब रेसिंग की दुनिया के नए सूरज का नाम है दीपक कुमार। चढ़ते सितारे को सलाम करना सीखो, तुम भी फायदे में रहोगे। विक्की को इस तरह सामने देखकर क्रिस की पेशेंस लेवल खत्म हो चुकी थी। अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखाते हुए क्रिस ने बड़े ही जोर से विक्की से कहा, निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। यह कहते हुए क्रिस के पांव में अचानक ही जोर से दर्द महसूस होने लगा। टाइट जूतों की वजह से जैसे ही पांव में हल्का सा झटका लगा, क्रिस को जोर का दर्द महसूस होने लगा। दर्द की वजह से क्रिस ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। विक्की ने क्रिस के पांव की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हुए विक्की ने क्रिस से कहा, देखो, तुम खामखा मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो भाई। अपने पांव की तरफ देखो, मुझे नहीं लगता कि पांव से
ब्रेक लगाने की ताकत बची है? तुम्हारा तो कोई ढंग का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तुम अगर इस रेस में हिस्सा नहीं लेते तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथियों में से कोई यह रेस जीत पाएगा। है कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट तुम्हारे पास जो मेरे रेसर दीपक को चैलेंज कर सके? ये क्रिस की टीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। क्रिस के अलावा उसके पास कोई ऐसा रेसर नहीं था जो बाकी टीमों के रेसर को कम्पीट कर सके, और फिर दीपक को कंपटीशन देने के लिए क्रिस की टीम को कोई बहुत मजबूत रेसर चाहिए था जो क्रिस की जगह दीपक को चैलेंज कर सके। मैं बनूंगी क्रिस की सब्स्टिट्यूट। एक लड़की की आवाज आते ही प्रिपरेशन एरिया में खड़े सारे लोग अचानक ही हैरानी से एंट्रेंस की ओर देखने लगे। एंट्रेंस पर फतिमा अनिका के साथ खड़ी बड़े ही गुस्से से बिक्की और उसके साथियों को देख रही थी। कुछ ही देर में सभी लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी जिस लड़की की आवाज उन्होंने सुनी थी वह आवाज फतिमा के ठीक बगल में खड़ी एक दुबली पतली और लंबी सी लड़की की थी। देखने में यह लड़की बिल्कुल किसी ग्लैमर मैगजीन की मॉडल जैसी लग रही थी। बिक्की अनिका को बस देखता ही रह गया। बिक्की ने जब से अनिका की तस्वीर देखी थी वह किसी भी तरह अनिका से शादी करना चाहता था। कुछ दिन पहले बिक्की ने अनिका के लिए मल्होत्रा परिवार में रिश्ता भी भेजने की कोशिश की थी, जिसे अनिका ने साफ ठुकरा दिया था। उस दिन से आज तक बिक्की को अनिका पर बहुत गुस्सा था और वह किसी भी तरह अनिका से बदला लेना चाहता था। मगर आज जब अनिका बिक्की के सामने आई तो बिक्की के अंदर से अनिका के लिए गुस्सा खत्म हो गया और फिर से बिक्की अनिका के रूप का दीवाना हो गया। दीपक जो अनिका को पहली बार मिल रहा था उसने बड़े ही एटीट्यूड और स्टाइल से अनिका को पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? फतिमा ने दीपक की बात का जवाब देते हुए कहा, यह लड़की मेरी और जहांगीर की खास दोस्त है और यहाँ मल्होत्रा परिवार से ताल्लुक रखती है। यह फातिमा की बात सुनकर दीपक ने कहा, अच्छा तो तुम मल्होत्रा खानदान से हो? तुम्हारा भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और यहाँ कोई स्कूल की साइकिल रेस नहीं लगी जो भाई की जगह बहन साइकिल पकड़कर रेस में हिस्सा ले लेगी। इन सब बातों से दूर रहो तो अच्छा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को क्रिस की टूटी फूटी हालत पर बहुत चिंता हो रही होगी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि लड़कों की रेस में अब लड़कियां भी हिस्सा लेने लगे। इससे रेस का स्टार्टेड गिर जाएगा। तुम जानती नहीं कि जितने लोग इस स्टेडियम में इस रेस को देखने वाले हैं उसने 1000 गुना ज्यादा लोग इंटरनेट के जरिए इस रेस को देखने वाले हैं। अपने भाई की सेहत का इतना ख्याल है तो उसे घर से बाहर निकलने मत दो जब तक उसकी एक टांग ठीक नहीं हो जाए। क्रिस के साथियों को दीपक की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फतिमा ने दीपक पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो तुम यह रेस में हिस्सा लेने आए हो और बस उसी पर अपना फोकस रखो। यह बकवास करने की कोई जरूरत नहीं। फतिमा की बात पर अपने होठों पर उंगली रखकर दीपक ने कहा, ठीक है, अपनी बात तो माननी पड़ेगी। चलो चुप हो जाता हूँ। आखिर यह रेस आप ही लोगों ने तो ऑर्गेनाइज की है, मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप मेहमानों से उसके बोलने की आजादी भी छीन लो। वैसे तो पूरी दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह फातिमा की बात काट सके, मगर दीपक वह रेसर था जिसे खुद बिक्की ने अप्रोच किया था क्रिस के खिलाफ रेस में उतरने के लिए। इस तरह से दीपक को रघुवीर शेखावत का बैंकिंग था और उसी बैंकिंग की वजह से दीपक भी की हिम्मत इतनी हुई थी कि वह फतिमा के साथ इस तरह बात कर सके। इससे पहले कि फतिमा और दीपक के बीच में तनाव बढ़ जाए, बात को शांत करते हुए बिक्की ने कहा, अरे फतिमा भाभी, आप ही क्या बात लेकर बैठ गए? आप तो जानती हैं यह सारे काम मर्दों के हैं। ये नाजुक लड़की मर्दों के बीच में क्या करेगी? इतने सालों से इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं हमारे खानदान के, आपके खानदान से, मगर जब बात रेस की आती है तब हम रिश्तों को बीच में नहीं लाते। आज की रेस का रिजल्ट तो जो भी हो, हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या अनिका जी? अपने बॉस बिक्की को अनिका के साथ इस तरह बात करते हुए देखकर दीपक भी मन ही मन सारी बात समझ गया था कि कहीं न कहीं बिक्की को अनिका पसंद है। इसलिए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी। चलो अब प्लीज जल्दी से कोई अच्छा सा सब्स्टिट्यूट ढूंढो। अरे भाई, आज की रेस में तुम्हारे रेसिंग किंग का खिताब मुझे तुम्हारे पास से लेना है, तो थोड़ी इज्जत से लेना है।
यह क्या बात हुई कि इस पहले से हारे हुए प्लेयर को हरा दो और रेसिंग किंग का खिताब ले लो, और फिर मुझे तो तुम्हारी चिंता भी है। जरा अपने पाँव की हालत देखो, अगर ठीक से ब्रेक नहीं लगा पाए तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस बात पर क्रिस ने एक साथी ने क्रिस के पास आकर धीमी आवाज में कहा, कहीं न कहीं ये बात तो मुझे भी सही लगती है। अगर रेस नहीं लड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जान का जोखिम उठाकर रेस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि क्रिस इस बात का कोई जवाब दे पाता, अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने अभी अभी कहा है कि क्रिस की जगह यह रेस में मैं हिस्सा लूंगी। अनिका की यह बात सुनते ही लाउंज में खड़े सारे लोग अचानक क्यों शांत हो गए और हैरानी से अनिका को देखने लगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद फातिमा ने अनिका को एक कोने में ले जाकर धीमी आवाज में कहा, देखो अनिका, रेसिंग करने में और ड्राइविंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। इतना आसान नहीं होता रेसिंग करना। इसमें कार की मशीन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही अगर तुमने कार रेसिंग में हिस्सा ले लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पीछे खड़ा विक्की अनिका की ओर देखकर कहने लगा, देखो अनिका, मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। यह कोई मजाक नहीं। 250 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड का चलाती है यहाँ गाड़ियां। एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। क्रिस के कंधे पर हाथ रखकर दीपक ने कहा, अरे यार, क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर। अगर कोई ढंग का सब्स्टिट्यूट नहीं बुला सकते तो कम से कम हमारी इस तरह बेइज्जती तो न करवाओ। इससे तो अच्छा होगा कि तुम रेस न लड़ो और सीधे हार मान जाओ। अपने कंधे से दीपक का हाथ हटाते हुए क्रिस ने कहा, ये मेरी निजी मामला है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम जैसे रेसर के लिए इस वीवीआईपी हॉल के बाहर काफी रूम्स बनाए गए हैं। अगर तुम्हें यह हॉल में जगह चाहिए तो पहले चैंपियन बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ से जाओ। क्रिस की बात पर मुस्कुराते हुए दीपक ने कहा, अरे हाँ भाई, मैं तो भूल गया था। यहाँ तो एक्सक्लूसिव वीआईपी लाउंज है चैंपियन रेसर के लिए, जो आखिरी बार तुम्हें अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। कुछ आखिरी पल गुजार लो इस वीवीआईपी रेसर लाउंज में, क्योंकि अगली बार से यह लाउंज मुझे अलॉट किया जाएगा। यह कहते हुए दीपक ने अपने साथियों अपने साथ चलने का इशारा किया और टीम के साथ वहां से चला गया। विक्की और उसकी टीम के जाने के बाद परेशान फातिमा फिर से क्रिस और उसकी टीम के साथ बात करने लगी। फातिमा ने क्रिस ने पूछा, ऐसा कोई रेसर नहीं है जिसे हम आज ही के रेस में उतार सके? दरअसल पिछले कई सालों से जहांगीर ने क्रिस पर भरोसा जताया था, इसलिए जहांगीर ने भी कभी भी क्रिस के अलावा किसी रेसर को अपनी टीम में शामिल नहीं किया था। जहांगीर ने भी कभी यह नहीं सोचा होगा एक दिन ऐसा भी आएगा जब टीम को क्रिस के अलावा किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। क्रिस, फातिमा और बाकी लोग जब परेशान होकर आने वाली मुसीबत से कैसे लड़ा जाए यह सोच रहे थे, तब अनिका ने क्रिस से पूछा, मैं कपड़े वहाँ कहाँ बदल सकती हूँ? हर रेसर को कार में बैठने से पहले अपना रेसिंग सूट पहनना होता था। हर रेसर का रेसिंग सूट कस्टम मेड होता था। एक अलग तरह के मटेरियल से बना हुआ यह सूट रेसर को कार में घर्षण से पैदा होने वाली आग से बचाने का काम करता था। क्रिस ने अपनी बहन को देखते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि रेसर को अपना खुद का रेसिंग सूट पहनना होता है? अपना बैग पैक निकालकर अनिका ने अंदर से अपना रेसिंग सूट निकालकर दिखाया। क्रिस यह देखकर हैरान रह गया। क्रिस अब तक जान चुका था कि उसकी बहन अनिका सचमुच कोई साधारण लड़की नहीं थी, मगर उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन रेसिंग के बारे में भी कुछ जानती थी। डॉक्टर होना, मरीजों को मौत के मुंह से बचाना, दिल्ली के सबसे मशहूर डॉक्टर को अपना मुरीद बनाना, मल्होत्रा फार्मेसी को नया जीवन देना, ऐसे कई कारनामे क्रिस अनिका के आने के बाद देख चुका था। मगर जहां तक उसकी रेसिंग नॉलेज थी, अनिका जैसी लड़की के लिए इस प्रकार की रेसिंग करना वाकई मुश्किल होने वाला था। फातिमा अनिका को समझाने की कोशिश करने लगी। क्रिस के दोस्त और क्रिस की टीम के बाकी साथी क्रिस को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कुछ देर बाद गहरी सोच से निकलते हुए क्रिस ने अपनी बहन से कहा, ठीक है, तुम उस चेंजिंग रूम में जाकर अपना रेसिंग सूट पहन लो। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। और मेरी पहले वाली चैनल डिलीट हो गई है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझे सपोर्ट करें।